हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर फर्स्ट का फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था, आइए आज पढ़ते हैं सेकंड टॉपिक। आइए देखते हैं सेकंड टॉपिक क्या है। सेकंड टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी एज अ साइंस। तो चलिए अब इस टॉपिक को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी एज अ साइंस। जैसा कि पिछले के लिए हमने एक शॉर्टकट बनाया था रोप्स, इसके लिए मैं आपके लिए एक प्रॉपर टर्म नहीं बना सकती थी क्योंकि ये हिस्ट्री है। हिस्ट्री को हमें उसी तरह से पढ़ना होगा जिस तरह से वो है, पर फिर भी आप चाहें तो इसे बना सकते हैं। जैसे कि मैंने बनाया है PDSF PBHC। मैंने अपने शॉर्टकट के लिए इसे ऐसे याद किया था, PDF के बीच में S और PBC के बीच में H, PDF के बीच में S और PBC के बीच में H, ऐसे करके, या फिर आप जैसे बेटर समझें वैसे अपना एक कोडवर्ड बना सकते हैं। सो P से है पहला, साइकोलॉजी बिगिंस एज अ ब्रांच ऑफ फिलोसफी। सेकंड, साइकोलॉजी emerged as a separate discipline in 1879. Third, emergence of structuralism. Fourth, emergence of functionalism. Fifth, emergence of psychoanalysis. Sixth, emergence of behaviorism. Seventh, emergence of humanistic psychology. और eighth, emergence of cognitivism. आइए हम इन एक एक को डिटेल में पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं कि साइकोलॉजी की हिस्ट्री शुरू कहाँ से हुई थी। पहला है साइकोलॉजी बिगिंस एज अ ब्रांच ऑफ फिलोसफी, यानी कि P। द ओरिजिन ऑफ साइकोलॉजी डेट्स बैक टू द एंशिएंट ग्रीक्स। साइकोलॉजी डिड नॉट emerge directly as a science. Psychology was a branch of philosophy until the 1870s. So, जैसा कि हमने पिछले साल 11th स्टैंडर्ड की बुक में पढ़ा था कि साइकोलॉजी डायरेक्टली साइंस नहीं बनी, यानी डायरेक्टली उसके आते ही उसे एक साइंस सब्जेक्ट नहीं डिक्लेयर किया गया था। पहले वो फिलॉसफी का एक पार्ट था, और साइकोलॉजी का जो मेन ओरिजिन है वो है एंशिएंट ग्रीक से। फिर एंशिएंट ग्रीक से जब वो एमर्ज हुआ तब वो साइंस नहीं था, तब वो फिलॉसफी का एक पार्ट था, और वो फिलॉसफी का एक पार्ट 1870s तक था। तो कह सकते हैं कि फिलॉसफी से ही साइकोलॉजी की शुरुआत हुई है। आइए देखते हैं कि आगे साइकोलॉजी के साथ क्या हुआ हिस्ट्री में। नेक्स्ट है D, दैट इज डिसिप्लिन। साइकोलॉजी emerged as a separate discipline in 1879. Wilhelm Wundt, a German psychologist, established the world's first psychology laboratory in 1879 in Germany at University of Leipzig. This event is considered as the official start of psychology as a separate scientific discipline. विलियम वुंट के बारे में हमने हमारे लास्ट ईयर की बुक 11th स्टैंडर्ड साइकोलॉजी की बुक में भी पढ़ा था। वहाँ पर हमने पढ़ा था कि उन्होंने साइकोलॉजी का पहला लैबोरेटरी बनाया था जर्मनी में, और जैसा कि हमने पिछले में पढ़ा कि 1870s तक साइकोलॉजी फिलॉसफी का पार्ट था, पर उसके बाद जब 1879 में विलियम वुंट ने साइकोलॉजी को एक नया सब्जेक्ट, एक डिफरेंट सब्जेक्ट डिस्कवर किया, उसको एक सेपरेट सब्जेक्ट डिस्कवर किया। इस इवेंट से ही साइकोलॉजी को एक ऑफिशियल टैग मिला। जैसे कि हम एक छोटा एग्जाम्पल लेते हैं। बचपन में हम सब ने सोशल साइंस की बुक में, नोटबुक में तीनों को रखा किया करता था, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, सब एकदम खिचड़ी जैसी बुक बना देते हम लोग बचपन में। लेकिन आगे चलकर जैसे हम उसमें और ज़्यादा पढ़ने लगे उसके बारे में, तब हमने सेपरेट बुक बनाना शुरू कर दिया ताकि सेपरेट एक डिसिप्लिन हो जाए, सब कुछ सिस्टमैटिकली होने लगे। उसी तरह से पहले फिलॉसफी साइकोलॉजी का ब्रांच था, बट जैसे जैसे साइकोलॉजी में विलियम वुड ने कुछ नए चीज़ों को पाना शुरू किया, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ों को पाना शुरू किया, उन्होंने उसे एक सेपरेट डिसिप्लिन बना दिया, मतलब एक सेपरेट सब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, आइए पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक।
that is S, which stands for emergence of structuralism. Structuralism is widely regarded as the first school of thought in psychology. William Wundt and his student Edward B. Titchener advocated structuralism. William Wundt used the method of introspection of study to study the conscious experiences like sensation, perception, etc. तो स्ट्रक्चरलिज्म जो था वो साइकोलॉजी में पहला सब्जेक्ट कह सकते हैं जो उन्होंने डिस्कवर किया, जो उन्होंने ढूंढा. तो विलियम वुंट और उनकी स्टूडेंट एडवर्ड बी टिचनर ने स्ट्रक्चरलिज्म का इन्वेंशन किया. और स्कूल ऑफ थॉट, साइकोलॉजी को एक तरह से स्कूल ऑफ थॉट भी कहते हैं. फिर विलियम वुंट ने स्ट्रक्चरलिज्म को इंट्रोस्पेक्शन से स्टडी किया, पढ़ा. और इंट्रोस्पेक्शन मतलब अपने ऊपर उन्होंने सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, अपने ऊपर उन्होंने सब कुछ ऑब्जर्व किया कि ये क्या होता है, कैसे होता है, हर एक थ्योरी को अपने ऊपर ऑब्जर्व किया. इसीलिए उसे कहते हैं इंट्रोस्पेक्शन मेथड. और उन्होंने कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया स्ट्रक्चर. आइए देखते हैं नेक्स्ट. नेक्स्ट है F, दैट स्टैंड्स फॉर फंक्शनलिज्म. Emergence of functionalism. Functionalism was advocated by William James. He is known as the father of American psychology. He emphasized on the study of human consciousness. So functionalism को advocate William James ने किया था. प्लीज़ याद रखिएगा कि विलियम जेम्स को फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी कहते हैं. और उन्होंने ह्यूमन कॉन्शियसनेस पे ज़्यादा एम्फेसिस किया, यानी उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया और उस पर ही ज़्यादातर स्टडीज़ भी की. चलिए आगे देखते हैं. नेक्स्ट है T, विच स्टैंड्स फॉर साइकोएनालिसिस. एमर्जेंस ऑफ साइकोएनालिसिस. इन कंट्रास्ट टू द अर्ली स्कूल्स ऑफ थॉट्स, एन ऑस्ट्रियन फिजिशियन named Sigmund Freud proposed a theory of psychoanalysis in early 1890s. He gave importance to the study of unconscious mind. So 1890s में एक नया थ्योरी प्रपोज किया सिगमंड फ्रूड ने, जो है साइको एनालिसिस. और साइको एनालिसिस ने कॉन्शियस माइंड या फिर कॉन्शियसनेस को नहीं, अनकॉन्शियस माइंड को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया था. आप अगर ये की पॉइंट्स याद रखेंगे कि किस फील्ड ने, किस थ्योरी ने किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया था, तो आपको काफ़ी है, आधा मार्क्स तो मिल ही जाएगा एक पॉइंट का. सो प्लीज़ इम्पोर्टेंस को ज़्यादा अच्छे से याद कीजिएगा. आइए नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है B, विच स्टैंड्स फॉर बिहेवियरिज्म. एमर्जेंस ऑफ बिहेवियरिज्म. During the early 20th century, an American psychologist named John B. Watson advocated a new school of thought known as behaviorism. Behaviorism rejects both the study of conscious experiences and unconscious mind and made psychology a more scientific discipline by focusing on the study of observable behaviors. तो जैसे ही behaviorism का emergence हुआ 20th century में, और आपको याद रखना है कि किसने इसको प्रपोज किया था, किसने इसको एडवोकेट किया था. उन साइकोलॉजिस्ट का नाम था जॉन बी वॉटसन. बिहेवियरिज्म बेसिकली अनकॉन्शियस एक्सपीरियंस, अनकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड या फिर कॉन्शियस एक्सपीरियंस दोनों से ही अलग है. वो साइकोलॉजी को और साइंटिफिक बनाना चाहता है. जैसे कि की फीचर्स में हमने पढ़ा था, साइंटिफिक बनाने के लिए प्रूफ बेस्ड होना चाहिए साइंस. सो यहाँ पे उन्होंने ऑब्जर्वेबल बिहेवियर्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है, जो आंखों से देख सके, जो आप आंखों से ऑब्जर्व कर सकें. आइए देखते हैं नेक्स्ट. नेक्स्ट है H, विच स्टैंड्स फॉर एमर्जेंस ऑफ ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी. The first half of 20th century was dominated by psychoanalysis and behaviorism. During the second half of the 20th century, Carl Rogers, an American psychologist, advocated the new perspective known as humanistic psychology, in contrast to the study of unconsciousness. जैसे कि हमने पढ़ा 20th century में behaviorism advocate हुआ.
लेकिन फर्स्ट हाफ जो था 20th सेंचुरी का, वहाँ पर साइको एनालिसिस और बिहेवियरिज्म, ये दोनों थ्योरीज बहुत ज़्यादा ही कह सकते हैं इम्पोर्टेंस दी जा रही थी। लेकिन जैसे ही 20th सेंचुरी का सेकेंड हाफ आया, कार्ल रॉजर्स नाम के एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट ने एक नया पर्सपेक्टिव लाया जिसका नाम था ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। और ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी का इम्पोर्टेंस ये है कि वो अनकॉन्शियस माइंड का या फिर अनकॉन्शियस स्टडी का जो था उससे कॉन्ट्रास्ट में था, यानी कि उसके ऑपोजिट था थोड़ा। सो इन कॉन्ट्रास्ट टू द स्टडी ऑफ अनकॉन्शियस advocated by psychoanalysis and determinism advocated by behaviorism, human psychology stressed upon the study of power of free will, self-determination and self-actualization. So जो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी है वो साइको एनालिसिस और बिहेवियरिज्म से कॉन्ट्रास्टेड है, यानी अलग है। सो इम्पोर्टेंस क्या था ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी का, वो देखिए। Humanistic psychology stressed upon the study of power of free will, self-determination and self-actualization. तो ह्यूमनिस्टिक का इम्पोर्टेंस ये था। और अगर आप देख सकते हैं सेल्फ डिटर्मिनेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सो ये काफ़ी सिमिलर है जो हमने पढ़ा था कि विलियम वुंट ने स्ट्रक्चरलिज्म को इंट्रोस्पेक्शन मेथड से पढ़ा था, यानी खुद पे करना। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ डिटर्मिनेशन, ये भी खुद का ही है। सो इट्स अ लिटिल बिट सिमिलर टू द इंट्रोस्पेक्शन मेथड। आइए देखते हैं नेक्स्ट और लास्ट है C, विच स्टैंड्स फॉर कॉग्निटिविज्म, एमर्जेंस ऑफ कॉग्निटिविज्म। ड्यूरिंग द 1950s and 1960s, psychoanalysis and behaviorism were replaced by the new perspective known as cognitism. American psychologist named Ulrich Nessier is generally considered as the founder of cognitism. Researchers in cognitive psychology study higher cognitive processes like memory, decision making, problem solving, intelligence, language, etc. with the tools like MRI and PET scans. So cognitivism जो था वो भी एक्चुअली साइको एनालिसिस और बिहेवियरिज्म को ही रिप्लेस कर रहा था, पर 1950s और 1960s के टाइम पे, यानी बेसिकली फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी। क्योंकि सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी में हमने पढ़ा कि ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव जो था वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस में था। सो कॉग्निटिविज्म जो था वो किसने एडवोकेट किया था या उसका फाउंडर कौन था, वो याद रखना होगा हमें पहले। तो वो थे एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट जिनका नाम था अल्रिक नेसियर। फिर कॉग्निटिव साइकोलॉजी का इम्पोर्टेंस क्या है वो याद करना होगा। तो कॉग्निटिव साइकोलॉजी स्टडीज हायर कॉग्निटिव प्रोसेसेस। हायर कॉग्निटिव प्रोसेसेस क्या होता है वो देखिए। मेमोरी, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंटेलिजेंस, लैंग्वेज, ये सब हमने कॉग्निटिविज्म के बारे में थोड़ा बहुत 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा ही था। और ये भी याद रखिएगा कि इसमें कौन सा टूल यूज़ होता है, वो है MRI और PET स्कैन्स। सो यहाँ हमारा सेकेंड टॉपिक ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज़ फील फ्री कमेंट सेक्शन में कोई भी डाउट पूछने के लिए। आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर डाउट्स। थैंक यू।